नमस्कार दोस्तों। आज की ऑनलाइन कक्षा बीए पार्ट 2 पेपर 3 यूनिट 2 के लिए है और यह भाग 2 होगा। भारतीय कृषि का विकास के चैप्टर का भाग 2 है। इसमें आप सबका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय कृषि का विकास भाग 2। इसमें सबसे पहले हम लोग हरित क्रांति की चर्चा करेंगे और उसके बाद में श्वेत क्रांति की चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देश में कृषि के विकास के अंतर्गत हरित क्रांति किस प्रकार आई और इसने कैसे अपना योगदान दिया। भारत की कृषि आज़ादी के पहले पूरी तरह से जीवन निर्वाहन प्रकार की थी, क्योंकि यहाँ कृषि का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ पेट भरना था। लेकिन इसमें आज़ादी के बाद विकास के लिए बहुत तरह के प्रयास किए जाने लगे। 20वीं सदी के आधे तक इसमें सिर्फ मामूली विकास हो पाया, क्योंकि इस अवधि में कई भयानक सूखा और अकाल आए। विभाजन के बाद 1/3 सिंचित भूमि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में चला गया और इसका दुष्परिणाम यह रहा कि भारत में कृषि भूमि की व्यापक कमी आ गई। आज़ादी के तुरंत बाद खाद्यान्न का उत्पादन कम हो गया, जो कि बढ़ना चाहिए था। इसीलिए यहाँ की सरकार ने खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य तय किया और उसके लिए निम्नलिखित उपाय किए। पहला, नकदी फसलों के बदले में खाद्य फसलों के खेती पर जोर दिया जाने लगा या फिर किया जाने लगा। दूसरा, पहले से ही कृषि की जाने वाली भूमि में फसलों की गहनता बढ़ा दी गई। इसका मतलब यह होता है कि एक खेत में एक ही कृषि होती थी, अब उसमें कई फसल होने लगी एक साथ, या फिर साल में यदि 2 फसल होती थी तो उसमें 3 फसल का प्रयास किया जाने लगा। तीसरा, कृषि योग्य प्रति भूमि को जुताई के द्वारा कृषि भूमि में बदल दिया गया। इसका परिणाम यह रहा कि भारत में कृषि भूमि के क्षेत्रफल में वृद्धि हो गया। जो नुकसान हम लोगों के कृषि भूमि के पाकिस्तान में चले जाने से हुआ था, उसकी बहुत कुछ भरपाई इन उपायों के द्वारा हुआ और खाद्यान्न में वृद्धि हुई, खाद्यान्नों के उपज में वृद्धि हुई। शुरुआत में तो यह प्रयास अच्छा रहा, परंतु कुछ ही वर्षों के बाद सब कुछ धीरे धीरे शिथिल हो गया। उसको क्या बोलेंगे, स्टैग्नेंट होने लगा। मतलब मनचाही वृद्धि नहीं होने लगी। तब फिर कुछ उपाय किए गए। इससे उबरने के लिए भारत सरकार ने कई और कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिसमें पहला है IADP, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। यानी कि हम अब भारत के छोटे छोटे इकाइयों पर ध्यान देना शुरू किए और जिला स्तर पर कई कार्यक्रम शुरू किए गए। यानी कि जिस जिले में कृषि अच्छी होती थी वहाँ पर अब इंटेंसिव एग्रीकल्चर पर जोर दिया जाने लगा। दूसरा था IAAP, इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम। अब इसमें उससे भी नीचे जा कर के, जिला से भी नीचे जा कर के क्षेत्र स्तर पर कृषि की गहनता को बढ़ाने का प्रयास किया गया। लेकिन इन सभी प्रयासों के बावजूद 60 के दशक के मध्य में लगातार 2 या 3 या यूँ कहें कि कई सुखाड़ों ने और अकालों ने देश में फिर से खाद्यान्न संकट उत्पन्न कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप हमें बाहर से खाद्यान्न आयात करने पड़े। इन सभी विपरीत परिस्थितियों और अनेक सकारात्मक प्रयासों के बीच भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति शब्द सबसे पहले अमेरिका के वैज्ञानिक विलियम गैड ने प्रयोग किया था और उनका हरित क्रांति से मतलब फसलोत्पादन में चमत्कारिक अभूतपूर्व वृद्धि से है। और इसका मतलब भारत में परंपरागत तकनीक और कृषि की विधियों के बदले आधुनिक विधियों
के द्वारा कृषि होना और उसके द्वारा फसलों के उत्पादन में आश्चर्यजनक वृद्धि होना भारत में हरित क्रांति कहलाता है। इस क्रांति की शुरुआत 1950 में मैक्सिको के रॉकफेलर फाउंडेशन के वैज्ञानिकों द्वारा की गई, जिसके प्रमुख वैज्ञानिक हैं नॉर्मन बोरलॉग। उन्होंने गेहूं की उच्च उपज वाली और तथा रोग प्रतिरोधी बौनी किस्म की गेहूं के पौधों के अनुसंधान के लिए जाने जाते हैं, जिससे पूरे विश्व में तहलका मच गया। इसी क्रम में वर्ष 1960 में रॉकफेलर फाउंडेशन के द्वारा ही फिलीपींस के मनीला में स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में वैज्ञानिकों द्वारा चावल की विभिन्न उन्नत वर्ण संकर हाइब्रिड बीजों को विकसित किया गया, किस्मों को विकसित किया गया और इन गेहूं और चावल के बीजों को पूरे संसार में चारों तरफ पहुंचाया गया, जिससे संपूर्ण विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। लेकिन इसका प्रभाव कहीं कम और कहीं ज़्यादा देखने को मिला। तो आइए देखते हैं कि भारत में इन सब का प्रभाव कैसा था। भारत में मैक्सिको से विकसित गेहूं की बौनी किस्मों का आगमन 7वें दशक में यानी कि 1966-67 में देश में आना प्रारंभ हुआ और प्रथम चरण 1981 तक चला। इस चरण में भारत में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं के इन उन्नत किस्मों के बीजों का प्रयोग किया गया। दूसरे चरण में 81 से 95 तक के वर्षों में चावल की खेती को भी सम्मिलित कर लिया गया और हरित क्रांति का विस्तार बिहार, आंध्र प्रदेश के साथ साथ तमिलनाडु में भी हो गया। और तीसरे चरण में 1995 के बाद से यह क्रांति भारत के समस्त भागों में पहुंच गई। चूँकि हरित क्रांति के जनक के रूप में नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को माना जाता है, क्योंकि उन्होंने ही गेहूं की बौनी किस्मों को अनुसंधान के द्वारा विकसित किया था और यह रोग प्रतिरोधी किस्म भी थी। इन्हीं प्रजातियों के गेहूं के द्वारा भारत, पाकिस्तान, मैक्सिको सहित अनेक देशों में गेहूं का उत्पादन लगभग दुगना हो गया। भारत में जो गेहूं की किस्म मैक्सिको से मंगाई गई थी उसको मैक्सिकन गेहूं कहा जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं संवर्धन केंद्र CIMMYT मैक्सिको से मंगाया गया था। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाना जाता है, क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में भारत में इन किस्मों की और गेहूं की प्रजातियों को सफलतापूर्वक भारत में चारों तरफ उत्पादन के लिए प्रयोग किया गया और इसका परिणाम भी सफल रहा। स्वामीनाथन ने गेहूं के साथ साथ चावल के भी अनेक उन्नत किस्मों का प्रयोग या फिर इसकी रोपाई भारत के विभिन्न भागों में अपने निर्देशन में करवाया और उसमें भी वे सफल रहे। हाई यील्डिंग वेराइटीज सीड्स प्रोग्राम, यह उन्नत बीज किस्म कार्यक्रम है जिसमें विभिन्न प्रकार के फसलों के उन्नत बीजों को लगाया जाता है। उन्नत बीज का मतलब वैसे पौधे होते हैं जो ऊंचाई में भी छोटे होते हैं, यानी कि बौने होते हैं, उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी होती है और उनका उत्पादन भी अधिक होता है। तो इनको हम लोग बोलते हैं हाई यील्डिंग वेराइटीज़ HYV। इन्हीं किस्मों की मदद से, इन्हीं HYV की मदद से भारत में गेहूं उत्पादन 2000 किलोग्राम प्रति एकड़ पहुंच गया, जो आज़ादी के समय या फिर 1960 के दशक तक इसका 1/3 होता था। और अपने पंजाब की बात करें तो यहाँ पर 4700 किलोग्राम तक पहुँच गया प्रति हेक्टेयर उत्पादन, जो भारत में कम से कम एक रिकॉर्ड है। इस प्रकार भारत में 1965 के बाद उच्च उत्पादन देने वाली किस्मों के साथ साथ
उर्वरक, सिंचाई और अन्य तकनीकों के प्रयोग को भी बढ़ावा दिया गया। ग्रामीण विद्युतीकरण किया गया। कृषि उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने की सुनिश्चित व्यवस्था की गई। ग्रामीण सड़कों और मार्केटिंग कार्यों को बढ़ावा दिया गया। इन सब को सम्मिलित रूप से हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। बाद में 2008 में केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की और इसके तहत इंद्रधनुषी क्रांति की परिकल्पना की गई, जो कृषि के सभी फसलों या सभी भागों में बढ़ावा देना था। इसमें सभी प्रकार की फसलों को टारगेट किया गया और उनमें गेहूं की तरह ही क्रांति लाने का प्रयास किया गया। इसको इंद्रधनुषी क्रांति कहा जाता है। अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि हरित क्रांति ने भले ही उत्पादन को बढ़ा दिया, लेकिन अपने पीछे कई समस्याओं को छोड़ गया। इसमें प्रमुख हैं कि खाद्यान्नों गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का को छोड़कर दलहन, तिलहन आदि की बुआई के क्षेत्रों में कमी आ गई। इसी प्रकार पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से कुछ राज्य इससे लाभान्वित तो जरूर हुए, लेकिन इनमें क्षेत्रीय असमानताएं उत्पन्न हो गई। मतलब कई राज्यों में उतना अधिक विकास नहीं हो पाया, तो इससे डिस्पैरिटी शुरू हो गई। उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग के कारण मृदा और पर्यावरण को हानि पहुंची और कई समस्याएं उत्पन्न हुई। इसी प्रकार अत्यधिक सिंचाई के कारण ग्राउंड वाटर टेबल में कमी आ गई, यानी कि पानी का, जल का जो स्तर है वो काफ़ी नीचे चला गया। और खेतों के क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए वनों की भी पर्याप्त मात्रा में कटाई की गई। तो एक हम लोग टेबल के द्वारा स्क्रीन पर देखेंगे कि कृषि से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं, तो क्रांति का नाम क्या है और उससे संबंधित कृषि का नाम क्या है, ये हम लोग स्क्रीन पे गौर करेंगे। अब हम गौर करेंगे श्वेत क्रांति पर, जो दूध के उत्पादन से संबंधित है। भारत में कृषि मिश्रित रूप में है, यानी कि यहाँ कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, इसलिए पशुपालन को भी कृषि का एक अंग माना जाता है। भारत में दूध की कमी को दूर करने के लिए डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा दिया गया और ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई। यह 1970 ईस्वी में शुरू हुई। डेयरी फार्मिंग एक प्रकार की कृषि की श्रेणी ही है जो पशुपालन से जुड़ी है। इसके अंतर्गत शामिल हैं दुग्ध उत्पादन, प्रसंस्करण और खुदरा बिक्री। इसके लिए बहुत सारे काम किए जाते हैं, जैसे गाय व भैंस, बकरी व अन्य पशुधन का विकास किया जाता है और इनके प्रजनन, देखभाल और दूध की खरीद और विभिन्न उत्पादों के प्रोसेसिंग भी शामिल हैं। भारत में विश्व का सबसे अधिक दूध उत्पादन होता है और भारत इस प्रकार प्रथम स्थान पर है। यहाँ पर 114.4 गुणे 10 के पावर 9 यानी 11,440 करोड़ किलोग्राम प्रति वर्ष दूध का उत्पादन होता है। इस प्रकार भारत एक नंबर पर है पूरे विश्व में। जिस प्रकार भारत की आत्मा गाँव में बसती है, उसी प्रकार डेयरी फार्मिंग भी गाँव में ही बसता है। 70% दूध ग्रामीण इलाकों में स्थित छोटे व सीमांत व भूमिहीन किसानों से ही आता है। प्रमुख दूध उत्पाद हैं दूध, घी, मक्खन, पनीर, संघनित दूध, पाउडर, दही, मट्ठा इत्यादि। बाद में विभिन्न डेयरी फार्मों के विकास पर भी ध्यान दिया जाने लगा और इसके लिए NDDB नेशनल डेयरी एंड डेवलपमेंट बोर्ड की भी स्थापना भारत में कई जगहों पर की गई और देश में इस प्रकार 400 डेयरी संयंत्र हैं। हालांकि डेयरी में काम करने के लिए या फिर उसको दक्षतापूर्वक संचालित करने के लिए सुयोग्य और सुप्रशिक्षित कर्मियों की आवश्यकता होती है। देश में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन हैं और कुरियन साहब ने
IDC इंडियन डेयरी कॉरपोरेशन की स्थापना की। इसी से जुड़ा हुआ एक संस्था है या फिर एक ब्रांड है अमूल। अमूल की शुरुआत भी इन्हीं के संस्था के द्वारा हुई थी। उस समय देश में अमूल के अतिरिक्त कई विदेशी कंपनियों के ब्रांड भी चल रहे थे, लेकिन अमूल ने अपने गुणवत्ता के आधार पर इन सभी को पछाड़कर देश में नंबर 1 का पोजीशन हासिल किया। भारत में ऑपरेशन फ्लड के लिए दूध का उत्पादन अधिक होना जरूरी है और इन सब के लिए पशुओं की नस्लों का सुधार भी जरूरी है ताकि दूध का उत्पादन अधिक हो सके। इसी के लिए IVRI की भी स्थापना की गई, इंडियन वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई, जो पशुओं की चिकित्सा और उनके प्रजनन और नस्ल सुधार पर काम करता है। भारत में जिन नस्लों के द्वारा दुग्ध उत्पादन अधिक हुआ है या फिर ऑपरेशन फ्लड आया है, वो मैं कुछ नाम लेना चाहता हूँ। जैसे भैंस की उन्नत नस्लें हैं जो अधिक दूध करती हैं, मुर्रा, भदावरी, पंधारपुरी, मेहसाना, स्वम्प, जाफराबादी, ये सभी गायें बहुत दूध करती हैं। ये जो सबसे अधिक दूध करने वाली भैंसें हैं वो लगभग 15 से 20 लीटर दूध प्रतिदिन देती हैं। इसी प्रकार गाय की अच्छी नस्लें हैं देश में साहिवाल, गीर, लाल सिंधी, राठी, कांकरेज, थारपारकर, हरियाणवी, देवनी। और इन गाय की अच्छी नस्लों ने एक दिन में 50 से 80 लीटर दूध को भी संभव करके दिखाया है। इस प्रकार हरित क्रांति और श्वेत क्रांति का यह चैप्टर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।